क्लासेस वगैरह तो बहुत अच्छे थे, कंटेंट भी बहुत अच्छा था, लेकिन जो आप पर्सनल गाइडेंस देते हो पर्सनल लेवल पे, उसके लिए भी सर एक मतलब वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये भी कोर्स में रहेगा। लेकिन हम आपसे हमारी सैलरी के हिसाब से हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, फैमिली के इंश्योरेंस वो सब डिस्कस कर सकते हैं, तो उसके लिए सर थैंक यू सो मच सर। हाय सर। सर मुझे थोड़ा रेलवे सेक्टर के बारे में डिस्कस करना था आपसे। जैसे कि आपने ने पूरा एक चैप्टर डिस्कस किया है रेलवे सेक्टर पे, डिफरेंट अलग अलग उसके एरिया जो है रेलवे सेक्टर में, उसके स्टॉक है, डीपली एनालिसिस किया। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं मेजरली स्टॉक्स अभी चल नहीं रहे हैं, तो उसका मतलब आप कोई आउटलुक या आपका कोई एक रीजनिंग बता सकते हो इसके पीछे का रीजन? देखो, एक चीज बहुत सही है कि जो अपन रेलवेज का एक चैप्टर पढ़ा है द लॉजिकल इन्वेस्टर में, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि सबका इन्वेस्टमेंट आ रहा था रेलवेज में। एवरी वन इज इन्वेस्टिंग इन रेलवेज। ठीक है, तो एक कहावत बहुत सिंपल सी समझना, जहां गुड़ होगा ना वहां पे मक्खियां बहुत ज्यादा बैठेंगी। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा मक्खियां बैठ गई तो अपन अपना गुड़ का हिस्सा नहीं ले पाएंगे। राइट। तो जब तक बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्टेड हैं रेलवेज में, वी वोंट बी एबल टू मेक गुड प्रॉफिट्स नाउ। क्योंकि पहले एक मौका था जब रेलवेज चलने वाले थे, तब एक मौका था। सिमिलरली डिफेंस में भी सेम पॉइंट हुआ, बट अभी डिफेंस में थोड़ा हीट इसलिए बाकी है क्योंकि डिफेंस इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिन्यूसली, एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंट्री डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है। अब इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो रेलवेज यार अभी भी मेरे को उम्मीद यह है कि अभी इतना नहीं चलेगा, बिकॉज जब तक वो बहुत ज्यादा मक्खियां उसमें है, जब तक वो मक्खियां किसी और गुड़ पे ट्रांसफर नहीं होंगी, तब तक एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है रेलवे में जो इतना इजीली आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, इफ यू फोकस ऑन द नया गुड़, जो नया गुड़ अपन सोचे कि कौन सा नया एरिया है जहां पर अपन काम कर सकते हैं, आई पर्सनली बिलीव दैट इज मेटल्स। मेटल्स एक अभी मेटल्स। कुछ हद तक अनटच माहौल है, वो एक कनेक्टेड स्टोरी है उसके पीछे चाइना की। वो अगर सेटल होगी ना तो आई थिंक नेक्स्ट गुड विल बी मेटल्स। करेक्ट सर। सर तो लेकिन एक और अब मुझे इसमें, जैसे आपने मेटल का बताया, तो मेटल को लेके अगर अपन बात करते हैं तो चाइना के साथ बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट रहता है मेटल के शेयर प्राइस पे, कि अगर ड्यूटी लगती है बाहर की तो फिर वो लोग अपने इंडिया में डंप करते हैं, जिसकी वजह से अपनी मतलब कंपनीज को भी इफेक्ट होता है। तो उस पे फिर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? यार इसकी स्टोरी तेरे को समझाता हूँ, बहुत बढ़िया है ये स्टोरी। एक्चुअली क्या होता है, जब चाइना की ग्रोथ होती है, दैट मींस व्हेन चाइना इज एट बूम, तो इंडियन मेटल स्टॉक्स भी बहुत तेजी से भागते हैं। मतलब चाइना बढ़ेगा तो हम्म, इंडिया के हम्म, मेटल स्टॉक्स बढ़ेंगे। उसके पीछे कारण समझ। क्या होता है, जब चाइना में ग्रोथ आई तो ऑटोमेटिकली चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेटल मैन्युफैक्चरर है। तो ऑब्वियसली यस। बात है, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग विल बी इन दी बूमिंग फेज, डेवलपमेंट होगा। तो चाइना की डिमांड मेटल्स की बहुत तेजी से बढ़ जाती है। और चाइना की इतनी तेजी से मेटल की वो डिमांड बढ़ जाती है कि चाइना की खुद की खपत, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, वो हर जगह फिर सप्लाई भी नहीं कर सकता, अपनी खपत ही कंप्लीट कर पाता है। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड में तो डेवलपमेंट चल रहा है ना, वर्ल्ड को तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना। तो ये वर्ल्ड के पास फिर मेटल कहां से जाएगा? तो सेकंड बेस्ट कंट्री आती है इंडिया। तो जब इंडिया। चाइना ओके। बढ़ता है तो चाइना में डिमांड बढ़ती है, चाइना का सप्लाई उधर ही उधर वैनिश हो जाता है। और जैसे ही चाइना का सप्लाई इधर वैनिश हुआ, वर्ल्ड के जो सप्लाई को कवर करना है, सेटिस्फाई करना है, वो इंडियन डिमांड करता है। तो इंडिया के मेटल स्टॉक्स को ओके। एक बेनिफिट मिलता है अभी इतने टाइम से, बिकॉज चाइना इज इनटू रिसेशन। चाइना में बहुत मंदी चल रही है। आपने सुना भी होगा कि चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स एकदम से बैठे हैं, नीचे बैठे हैं। तो वो क्यों बैठे? अगर वो बैठ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहां का मेटल गिरा, मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ मेटल गिरा। हम्म, अब हम्म, वहां पे अगर मेटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ना मेटल का, ये कहां डालेगा मेटल? ये हाँ। वर्ल्ड वाइड सस्ते सस्ते में एकदम, मतलब कोड़ियों के भाव जाके मेटल बेच देता है। तो बाहर के लोग इंडियन मेटल क्यों खरीदेंगे? अब ये करेक्ट। सिचुएशन के बाद में इंडियन मेटल स्टॉक्स पिछले 3-4 साल, इनफैक्ट 2-2.5 साल से काफी बैठे हुए, कुछ नहीं चल रहा है। ना टाटा स्टील चला है, ना नाल्को चला है, ना सेल चला है। और अब हम्म। ऐसा थोड़ा बहुत उम्मीद है कि चाइना की जो इकोनॉमी है थोड़ी डेवलप हो रही है, थोड़ी वापस अपने बूमिंग फेज पे आ रही है। तो जैसे ही चाइना बढ़ा, मेटल्स यहाँ पे कब भागने लगेंगे अपने को पता भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए मेरे को नेक्स्ट जो गुड़ दिख रहा है ना, दैट इज मेटल्स, दैट इज बिकॉज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। ओके। सो मतलब इसका अगर हम ओवरऑल ऐसा देखें तो हम लोग चाइना की इकोनॉमी पे भी बहुत ज्यादा फोकस रखेंगे कि उसकी इकोनॉमी क्या बताती है और क्या आगे उसका आउटलुक रहेगा चाइना की इकोनॉमी का, उसके बेसिस पे हम मेटल के अंदर भी देख सकते हैं फिर। यही जो जियोपॉलिटिक्स वाला अपन ने चैप्टर पढ़ा था, जिसमें अपन ने वॉर के हाँ। ऊपर काफी डिस्कशन किया था, उसमें यही पॉइंट था। अभी टैरिफ वॉर चल रहा है। टैरिफ वॉर जैसे ही खत्म हुआ, ऑटोमेटिकली चाइना भागेगा।
जैसे ही चाइना हाँ, भागेगा मेटल्स तेजी से भागने लगेंगे। तो मेटल में यू नीड टू गॉट इट। थिंक, यू नीड टू सी दी अपॉर्चुनिटी। गॉट इट सर। अब मेरा एक क्वेश्चन है जो पूरा मतलब सेक्टर के रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल थोड़ा क्वेश्चन है। जैसे कि आपको भी पता है कि अभी मैं जर्मनी में हूँ, एज ए स्टूडेंट हूँ, लेकिन इधर मैं थोड़ी मेरी अर्निंग है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी इन्वेस्ट करूँ इंडिया में वाया म्यूचुअल फंड। तो उसमें मैंने ये भी सुना है कि एक एनआरई एनआरओ अकाउंट वगैरह क्रिएट करना रहता है और उसके बारे में, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मैं फिर कैसे इन्वेस्ट करूं म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में, अगर मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो। सी फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट। ठीक है, ऑब्वियसली तू इंडिया से ही बिलोंग करता है, अब तू पढ़ाई करने गया है तो ऑटोमेटिकली जो तूने अकाउंट ऑलरेडी इंडिया में खोला हुआ था वो अकाउंट तू कन्वर्ट करवा सकता है एनआरओ अकाउंट में, जिसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, जो तेरा ऑलरेडी अकाउंट था। सपोज तेरा सेविंग बैंक अकाउंट था एक्सिस बैंक में, अब उसको तू कन्वर्ट करा दे, बिकॉज यू आर नॉट इंडियन रेसिडेंट नाउ, तू अब बाहर है 2 साल से, तो हाँ। ऑटोमेटिकली इसको अपन क्या कन्वर्ट करा सकते हैं, एनआरओ अकाउंट करवा सकते हैं। एनआरओ अकाउंट में जो भी इंडियन इनकम अभी भी तू कमा रहा है वो सीधा सीधा नॉर्मल अकाउंट की तरह से देखी जाएगी, उसमें तू अपना पैसा डाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस पे जो ब्याज आएगा वो सब इंडिया में टैक्सेबल होगा। ठीक है। हम्म। रही बात एनआरई अकाउंट की, ये स्पेशल अकाउंट खुलता है स्पेसिफिकली फॉर नॉन रेसिडेंट, इसका नाम ही नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है। तो इसमें क्या ओके। होता है कि जो तू बाहर से पैसा इंडिया में डालना चाहता है वो वहां से अपना, जैसे तो जर्मनी में आई थिंक यूरोस चलते हैं, यूरोस चलता है सर। तो यूरोस को तू डायरेक्टली इसमें ट्रांसफर कर सकता है और ये इंडियन रुपीस में हाथों हाथ कन्वर्ट कर देगा। अगर तेरे को निकालना भी है तो ये इंडियन रुपीस को यूरो में कन्वर्ट करके तू हाथों हाथ निकाल भी सकता है। दैट मींस योर अकाउंट इन इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज एनआरई अकाउंट। गॉट इट। गेटिंग माय पॉइंट? इसमें कोई डिपॉजिट की या विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं है, जबकि एनआरओ में अगर तू बाहर है तो डिपॉजिट की भी लिमिट है और विड्रॉल की भी लिमिट है। विड्रॉल की लिमिट इज अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन यूएसडी। अब यूएसडी को फिर अपन यूरो में कन्वर्ट करें तो एक पर्टिकुलर लिमिट है काट पीट के। और एनआरओ करेक्ट। अकाउंट में अगर तू बाहर से पैसा जमा करता है और वहां से कुछ इंटरेस्ट इंटरेस्ट आता है तो उसके ऊपर 30% का टीडीएस भी है। तो यहाँ पे एनआरओ के ओके। साथ में, इसलिए बोलता अपन एनआरओ के साथ में एनआरई अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है। एनआरई अकाउंट खोलने के बाद तू यहाँ पे इंडिया में अगर बराबर आराम से इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, एनआरई अकाउंट खोला, अब जैसे फॉर एग्जांपल तूने एचडीएफसी में अकाउंट खोल दिया एनआरई, तो वहीं पे एचडीएफसी का ही, एचडीएफसी सिक्योरिटीज का या वहां पे ऐप के थ्रू ही सब ट्रांसफर होते जाते हैं। अपने पास मोबाइल ऐप से ही उसको यूज कर और वहीं पे वहीं के वहीं म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करेक्ट सर। तो मतलब अगर मैंने एनआरओ अकाउंट खोला तो वो मेरा इंडियन इनकम को मैनेज करेगा, और जो मेरा एनआरई अकाउंट होगा वो मेरा इधर की जो भी इनकम हो गई या सेविंग्स हो गई जो मुझे इंडिया ट्रांसफर करनी है, इधर फॉर इन्वेस्टिंग और फॉर लाइक फॉर माय पेरेंट्स और एनीथिंग एल्स, वो हम एनआरई अकाउंट से यूज कर सकते हैं। आराम से। बट द पॉइंट इज, सी एनआरओ अकाउंट मतलब पुराना वाला तेरा अकाउंट ही चल रहा है एक तरह से। हाँ। हाँ। तो यू कैन ट्रांसफर एनआरओ अकाउंट टू एनी ऑफ योर एनआरओ अकाउंट जो पुराना चल रहा था, उसमें ट्रांसफर करेगा, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। बट एनआरओ से एनआरई में ट्रांसफर नहीं कर सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी, एनआरई अकाउंट से कि तेरे दूसरे एनआरई अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर, कोई दिक्कत नहीं है। और हम्म। एनआरई अकाउंट से एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। ओके। मतलब एनआरई अकाउंट एक तेरे अम्ब्रेला अकाउंट हो गया जिसमें देखो जो करना है कर। जो कर सकते हैं, तो करेक्ट। इट इज ऑलवेज सजेस्टेबल, जो भी इंडिया के बाहर जाता है, जो इंडिया भी अपना पैसा भेज रहा है, जो भी करना चाहता है, उसको एक एनआरई अकाउंट यहाँ पे खोला जाए। गॉट इट सर। ओके, और सर अगर मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो भी मैं फिर एनआरई अकाउंट यूज करूंगा? यस, इट इज मच बेटर टू डू दैट। ओके, जैसे आपने बताया कि डायरेक्टली अगर एचडीएफसी है तो उनके एचडीएफसी सिक्योरिटीज से एप्लीकेशन से अगर मैं लिंक करके यूज कर रहा हूँ तो सिमिलरली, राइट? गॉट इट सर। और राइट। सर मुझे एक और थोड़ा क्वेश्चन था इंश्योरेंस पे। आपने ऑलरेडी आपने पर्सनल क्लासेस में भी डिस्कस किया है कि आप कैसे इंश्योरेंस ले सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। लेकिन अभी जैसे कि मैं जर्मनी में हूँ, तो मुझे इतना आइडिया है कि मैं मेरा टर्म इंश्योरेंस ले सकता हूँ इंडिया में एज ए एनआरआई। तो आपको क्या लगता है कि मुझे लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस जर्मनी में रह के, या फिर मैं अवॉइड करूँ उसको? देखो, टर्म इंश्योरेंस तो सबको ही लेना चाहिए, जो अर्न करना चालू किया है ना उसको टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। यू शुड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन।
ठीक है। ओके। क्या होता है ना, इंश्योरेंस की एक अलग ही कहानी है। स्पेसिफिकली अपन लाइफ इंश्योरेंस की पहले 2 मिनट बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में यूजुअली हैव हाँ। टू प्लान्स, वन इज टर्म इंश्योरेंस एंड सेकंड इज सेविंग प्लान्स। ठीक है। ये हम्म। सेविंग प्लान्स घुमा फिरा के तुमको एफडी या एफडी से थोड़ा बहुत ऊपर रिटर्न देगी, और ज्यादा कोई इसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं आता इसमें से। तो अगर तुमको हम्म। सेविंग ही करनी है, गो फॉर म्यूचुअल फंड नो, टर्म इंश्योरेंस ले हाँ। लो और म्यूचुअल फंड में पैसा डालो ना यार। म्यूचुअल फंड अपने को पता है इंडिया ग्रो करेगा, सबको समझ में आ रहा है। पिछले 25 साल का हम्म। रिकॉर्ड उठा के देख लो, जबरदस्त पैसा बनाया है। तो तुमको क्यों डालना है सेविंग्स प्लान में? तुम इधर टर्म इंश्योरेंस लो, इधर जाके सीधा म्यूचुअल फंड लो, और म्यूचुअल फंड में हम्म। एसआईपी करते जाओ। सॉरी। तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते जाओ, क्या दिक्कत है तुमको? वहां से चलाते जाओ ना अपनी कहानी। क्यों यहाँ पे अलग अलग कोलैब करना है? क्यों उलझानी है कहानी? तो टर्म इंश्योरेंस तो हम्म। लेना ही चाहिए कृष्णा, वो तो इट इज अ मस्ट। हाँ सर, तो मैं भी जैसे मैं इधर अगर फुल टाइम जॉब जब भी शुरू करूंगा तो मैं फिर टर्म इंश्योरेंस लेने का मतलब ध्यान में रखूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस में भी मुझे अब एक क्वेश्चन था कि जैसे कि मैं अभी इधर जर्मनी में हूँ, तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी बहन है, मेरे पेरेंट्स हैं, तो उनके लिए मतलब कैसा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, आप उसके ऊपर थोड़ा मुझे हेल्प करोगे? देख कृष्णा, बहुत सिंपल है। इट डिपेंड्स इन विच सिटी यू आर स्टेइंग। तुम मेट्रो में रह रहे हो, टीयर 1 में रह रहे हो, टीयर 2 में रह रहे हो, टीयर 3 में रह रहे हो। क्योंकि हम्म। क्या होता है ना, हर जगह के अपने अपने हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हैं। इफ यू आर इन मुंबई, द एक्सपेंसेस आर ह्यूज ह्यूज। वहां पे तुम्हारा 10-15 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस कोई काम ही नहीं करेगा, इफ यू वांट टू गो फॉर द हम्म। परफेक्ट जो आपका परफेक्ट ट्रीटमेंट अगर आपको चाहिए। इफ यू आर इन टीयर 2 हम्म। टीयर 3 सिटीज, लाइक इफ यू आर इवन इन अहमदाबाद, इवन बड़ौदा, इफ यू आर देयर इन इंदौर, इन दीज काइंड हम्म। ऑफ सिटीज, इफ हम्म। यू आर इनटू, जहां पर मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है, 15 लाख, 10 से 15 लाख हम्म। का तुम्हारा अगर होएगा ना इंश्योरेंस, दैट इज गुड इनफ। हम्म। एंड देन हम्म। गो फॉर फ्लोटर। फ्लोटर का मतलब जिसमें मॉम डैड और एक बच्चा उसमें कवर हो जाए। ऑब्वियसली दैट किड हैज टू बी ओके। डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स, दैट इज व्हाई इट इज देयर ऑन फ्लोटर। तो अगर वो डिपेंडेंट अभी राइट। है, आपकी सिस्टर जैसे है, वो डिपेंडेंट है, तो उसके लिए फ्लोटर प्लान लो जिसमें एक ही प्रीमियम में तीनों कवर हो जाए। देखो, कोई भी ऐसा तो नहीं सोचता कि एक ही साल में सभी साथ में बीमार हो जाएंगे। एक जना बीमार होगा या कुछ हाँ। साल बाद दूसरा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो कवर अपना यूज हो जाएगा, खर्चे कम होंगे। So effectively, I करेक्ट। prefer normally if a person is from metro, that is in Mumbai, if it is he is there and he is earning good, तो उसको एटलीस्ट 25 से 30 लाख का लेना चाहिए इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। ओके। क्योंकि उसका 1% या 2%, नॉर्मली 1% होता है, इज योर रूम रेंट। और बॉम्बे में रूम रेंट महंगे हैं। If you come to Ahmedabad, if you come to Baroda, if you come to Indore, even if you are in not even Kolkata, I will say, but if you are not in Gurgaon, because Gurgaon is very expensive, but हाँ। Lucknow, Allahabad, or that is Prayagraj now, हम्म। भोपाल, तो ऐसी सिटीज में हम्म। 10 लाख रुपए तक का भी इंश्योरेंस है, काम हो जाता है। बहुत ज्यादा इशू नहीं आता है। इफ यू आर इन टीयर 3 सिटीज लाइक रतलाम इज देयर, और एनी काइंड ऑफ स्मॉल टाउन विच इज देयर, जहां पर आप इजीली अपने सब हम्म। चीजें कवर कर सकते हो, वहां पे 5 लाख का भी लो चल जाता है। But my preference is you हम्म। should minimum go for 10 lakhs. And if you are in tier 2, करेक्ट। tier 1 city or metro, then you should increase that amount. करेक्ट करेक्ट सर। ओके सर। तो ये मतलब कुछ क्वेश्चंस थे मुझे, मेरे पर्सनल क्वेश्चंस जो आपसे डिस्कस करने थे। थैंक यू सो मच सर फॉर डिटेल्ड आंसर्स। Yeah, that's okay, Krishna. Thank you for joining the class also. I hope you got the value additions there. यस सर। सर मतलब क्लासेस वगैरह तो बहुत अच्छे थे, कंटेंट भी बहुत अच्छा था, लेकिन जो आप पर्सनल गाइडेंस देते हो पर्सनल लेवल पे, उसके लिए भी सर एक मतलब वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये भी कोर्स में रहेगा। लेकिन हम आपसे हमारी सैलरी के हिसाब से हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, फैमिली के इंश्योरेंस वो सब डिस्कस कर सकते हैं, तो उसके लिए सर थैंक यू सो मच सर। Oh, that's good. You're always welcome, Krishna. Thank you. Thank you.